हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको अपवाह तंत्र बताया था, अपवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कुछ बताया था। और हिमालयी नदियों के में मैंने 3 अपवाह तंत्र बताए थे, जो सिंधु नदी तंत्र के, एक सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लास आईएएस, पीसीएस और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जहाँ तक कि फैक्ट वाले क्वेश्चन जो होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो सुपर टेट और पीसीएस और आरओ समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो आने वाली है, अभी अभी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो है लगभग हमको लगता है कि 400 से प्लस ही पद पे आएगी। और ये 9 तारीख को यूपी पीएससी के आयोग की साइट पे आपको देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है। तो जो आरओ और की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं, वो सभी सब्जेक्टों को लेते हुए चलेंगे अपना। और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो जिससे ठीक ठाक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और हिंदी के लिए भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप लोग जैसा डिमांड करेंगे तो मैं हिंदी की 10 दिन की स्पेशल क्लास जो है कि इस पे चलाऊँगा। और इस क्लास को आप अपने अपने अगल-बगल जो भी सीरियस बच्चे हैं उनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर करने से क्या होगा कि आपको भी फ़ायदा होगा और उन बच्चों तक ये क्लास पहुँचेगी और उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। तो अभी कुछ मेरे चैनल पे नाम का इशू चल रहा है, जैसे कि स्टडी विद विकास सर की वजह से उस पर कुछ इशू आ गए थे। जैसे कुछ बच्चों का कमेंट और कॉल भी आया था। उन्होंने कहा था कि सर ये क्लास जो है आपकी स्टडी विद विकास सर के नाम से वहाँ पे शो नहीं करता है सर्च बार में यूट्यूब पे जाने पे। तो इसका मैंने अभी नाम चेंज किया है, कुमार कॉन्सेप्ट किया है। लेकिन इसका यूट्यूब हैंडल जो है अभी चेंज नहीं हो पाया है, कुछ दिन के बाद ये हो जाएगा। तो आपको सर्च बार पे आसानी से दिख जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ग्रुप में चाहे इधर उधर जो भी मिले, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि सुपर टेट से लेके आरओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। समीक्षा अधिकारी की जो बच्चे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस बच्चे हैं, जो करंट से लेके उत्तर प्रदेश स्पेशल, विविध, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अन्य सब्जेक्ट हैं, जो सिलेबस के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा और उसको पढ़िएगा, समझिएगा। और यहाँ पे ज्योग्राफी और पॉलिटी के समस्याएं आपकी जो भी होगी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग की, मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हिंदी के लिए कुछ क्लासेस चलाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और 10-12 दिन के अंदर आपको कंप्लीट हिंदी, जो कि 50-60 क्वेश्चन आता है हिंदी का, तो उसमें से 50 प्लस तो आप कर ही ले जाएंगे। मैं ऐसा क्लास पे चलाने वाला हूँ। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग यहाँ आज क्लास पे ध्यान दीजिएंगे, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे और सिंधु नदी को हम बताएंगे, जो कि आइए सिंधु नदी के बारे में हम जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ है, अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको मिटा के अच्छे से भी बनाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। सिंधु नदी तंत्र जो होता है, सिंधु नदी, ये चीन और भारत पाकिस्तान से होके बहती है। किससे? चीन, भारत, पाकिस्तान से। इसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से है, ठीक। और तिब्बत में इसे सिंगी खवान, मतलब शेर के मुख के समान, वहाँ से निकल के आती है। और भारत में इसका लद्दाख में दमचौक से लेह से बहती हुई आती है। देखिए ये वाली जो नदी है, जो मैंने रेड कलर से इसे किया है, बड़ी हुई नदी है। और ये इसके क्या कहते हैं कि इसकी जो दूरी है, टोटल दूरी है 2880 किलोमीटर है। इसकी दूरी जो है कितनी है, मतलब इसकी लंबाई जो है, टोटल लंबाई इसकी है 2880 किलोमीटर। किसकी है? सिंधु की। इसकी भारत में लंबाई कितनी है? अब भारत में इसकी है 709 किलोमीटर।
709 किलोमीटर। 709 किलोमीटर भारत में बहती है, और टोटल इसकी है 2880 किलोमीटर लंबाई है, किसकी? सिंधु नदी की, जो मानसरोवर झील से निकलते हुए, और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक, दमचौक से, जो लद्दाख, और लद्दाख के लेह से ये बहती है। ठीक, भारत में इसका प्रवेश है, अरब सागर में आके मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने ये बताया था ना, ये किस कौन से दो श्रेणी है उनके बीच से बह के जाती है? तो पहले तो काराकोरम हो गया, फिर लद्दाख। तो ये पहली वाली श्रेणी होती है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। और जो नीचे है इसके, ये जास्कर है, जास्कर। ये किसके आते हैं? हिमालय के अंदर, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में जो ये बह के जाती है, बीच से होके जाती है कौन? सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है ऐसे बह के अरब सागर में आके मिल जाती है। भारत में दमचौक से, लद्दाख से, लद्दाख से बहती है। भारत के में ये प्रवेश इसका दमचौक से यहाँ इसे, ठीक है। और यहाँ तक ये चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से ऐसे बह के जाती है, अरब सागर मिल जाती है। इसकी मुख्य रूप से सहायक नदी तो सहायक है 5 है, जैसे एक है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, लेकिन अगर इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए तो उसमें आप श्योक, गिलगित, जास्कर, उंजा, निब्रा, नुब्रा, सिगार, द्रास और काबुल, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? सिंधु की। और अभी जैसे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि कोई भी नदी है, उसके दाएं तट की नदियां, उसके बाएं तट की नदियां, तो आप कैसे जानेंगे कि कोई नदी है उसके दाएं तट की नदी कौन है और बाएं तट की नदी कौन है? इसको जानने के लिए आप देखिए कि जो नदी है जिस दिशा में बह रही है, अभी मैं ये क्वेश्चन अभी ये मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बता दिया, इसको मिटा रहा हूँ, फिर आपको आसानी से और एक मैप बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा बड़ा होगा और समझ में आ जाएगा। कोई नदी है, कोई नदी क्या? ये सिंधु नदी ही ले लीजिए, ऐसे निकल के आ रही है, ऐसे करके, ऐसे जाके ऐसे बह रही है। ठीक, तो इसका ये दाएं तट, दाएं तट, इसका बाएं। तो जो नदी जिस दिशा में बह रही है उधर मुख करके आप खड़े हो जाइए। ठीक, अभी ऐसे बह रही है तो इधर का तट आपके हाथ वाला दाहिना तट हो गया, ये बायां तट हो गया। तो अगर दाएं तट की बात किया जाए तो जो पाकिस्तान में है, खुर्रम, तोची, खुर्रम, तोची, फिर गोमल, ये पाकिस्तान के सुलेमान श्रेणी से आने वाली नदियां हैं, जो क्या कहती हैं? संगर। ये सब पाकिस्तान के दाहिने तट की नदियां जो सिंधु में आके मिल जाती हैं। और सहायक नदियों की बात किया जाए तो ये सहायक नदी तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, काबुल, ये सब क्या है? काबुल तो उधर के, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। और इधर की नदियां बाएं तट की नदियां हो जाएंगी। ठीक, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि दाएं तट की नदी कौन कहते हैं, बाएं तट की नदी कौन किसे कहते हैं। और ये पाकिस्तान में जो है, कि पाकिस्तान में इसका प्रवेश जानते हैं? इस नदी का पाकिस्तान में प्रवेश यह चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ से आप, मैं ये मैप बना रहा हूँ, मैप ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो नदी है, अब ये रेड कलर से मैं कर दे रहा हूँ,
ये सिंधु नदी है, ठीक। ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, ठीक। आप इसे देखते भी रहिए, मानसरोवर झील से। यहाँ पे इसे तिब्बत में सिंगी खबान, सिंगी खबान और शेर के मुख के समान, ठीक, सिंगी खबान कहते हैं, ठीक। और ये दमचौक में लद्दाख में दमचौक के स्थान पे ये आके भारत में प्रवेश करती है। फिर ये यहाँ के पाकिस्तान में जब आती है तो ऐसे करके आती है और यहाँ अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में, ठीक। इधर पाकिस्तान है, तो ये लद्दाख से होके जाती है, क्योंकि अगस्त जम्मू कश्मीर अधिनियम जो अगस्त 2019 में लाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो अलग बनाया गया था, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, प्रभाव में हुआ, लेकिन ये अगस्त में लाया गया। तो इस तरह से इसको हम लद्दाख में जानते हैं। और लद्दाख का ये यहाँ पे सियाचिन है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ये सबसे ऊंचा है, ठीक। क्योंकि कहा जाता है कि ये तीसरा पोल है, विश्व में दो पोल है पूरा पृथ्वी पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो पोल है, लेकिन ये इसे माना जाता है कि तीसरा ध्रुव ये है सियाचिन, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ होती है? ध्रुवों पे। तो अगर दो ध्रुवों के बाद अगर किसी की बात की जाए तो इस पे ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है सियाचिन, और यहाँ पे जाके कोई देश युद्ध लड़ता है, जैसे भारत। और इधर का एरिया ये चाइना का है, ठीक, और ये पाकिस्तान का विवाद। ये चीन है, इधर पाकिस्तान है। तो यहाँ हम लोग की जो सेना है, यहाँ पे हमेशा सियाचिन पे सेना नहीं रहती, क्योंकि वहां से कुछ समय के बाद बुला लिया जाता है, फिर दूसरी सेना को भेजा जाता है। वहां पे इतनी ठंडी है, तो ये इतना ग्लेशियर है कि इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, इतना ऊंचाई पे स्थित है। और ये काराकोरम श्रेणी है, फिर इसके बाद लद्दाख श्रेणी, और इसके बीच में ये नीचे जास्कर श्रेणी है। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होके कौन सी? सिंधु नदी आती है, फिर, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए मैं रेड कलर से जो करता जाऊंगा, अब सिंधु हो गई, अब ये ऐसे आके इसके पैरेलल रह के ऐसे झेलम है, ठीक। चिनाब, रावी, ब्यास। ये जो सतलज नदी है, ये राकस ताल से, तिब्बत राकस ताल से, ठीक। और ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज, ये सतलज है। ये पंजाब में हरिके नामक स्थान पे मिल जाती है, यहीं पे भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। और यहाँ पे पंचपद है, पंचपद। अब पंचपद क्या होता है इसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इस तरह से ये झेलम है, झेलम, ये चिनाब, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब इतनी नदियां आप याद कर लीजिएगा। ये पंचनद। और सबसे सबसे लंबी सहायक नदी इसकी जानते हैं कौन सी है? चिनाब। और सभी नदियां आके किस में मिलती है? चिनाब में, फिर चिनाब आके सिंधु में मिल जाती है। लेकिन ब्यास जो है ये सतलज नदी से पंजाब के हरिके नामक स्थान पे मिल जाती है, जहाँ भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, और ये यहीं पे मिल जाती है, ब्यास और सतलज। यहाँ पे जो ये पांचों नदियां यहाँ पे जहाँ पे मिलती है, इधर का एरिया पूरा है
पंचपद, क्योंकि पंच पद मतलब पंज पंच आब मतलब पंजाब। तो पंजाब का जो सिंचित क्षेत्र है, जो कि बहुत विकसित है, कृषि के क्षेत्र में बहुत उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पे होता है। तो ये 5 नदियों के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है। और ये पंचनद है, इसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। अभी मैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास के एक उद्गम स्थल को बताऊंगा, सारी चीजों को बताऊंगा। एक मोटा मोटा ही आपको बता दिया कि कैसे निकली है, कैसे नदियां है। आप लोग मैप लेके बैठा करेंगे और क्लास में जब समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, दाया तट, बाया तट, ये सब चीजें मैंने बता दिया। अब सिंधु नदी को भी बता दिया, सिंधु नदी तंत्र। और ये चीन, पाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान में इसका प्रवेश उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से है। भारत में प्रवेश इसका दमचौक से लद्दाख, जो लेह से बहते हुए, लद्दाख का मेन शहर जो है लेह है, ठीक है, वो वहीं से ये बहते हुए आती है। अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इनसे बहुत क्वेश्चन आता है, झेलम से, चिनाब से, रावी से, ब्यास से, सतलज से। कहाँ इसका उद्गम स्थल है, कौन से श्रेणी के बीच से बहती है, कहाँ पे जाके मिलती है। ठीक है, और ये सिंधु नदी में कहाँ से मिली है, कहाँ पे जाके मिली है। पाकिस्तान में जाके सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन ये ब्यास है, जो ब्यास नदी है, सतलज को आके पंजाब में ही मिल जाती है, और सारी नदियां जो है पाकिस्तान में आके मिलती है। ठीक, और सिंधु नदी का हम लोग मुख्य पढ़ रहे थे। जो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिर रही है, अरब सागर में। ठीक, यह चिल्लास के निकट प्रवेश करती है पाकिस्तान में। कहाँ पे? यहीं पे चिल्लास है, चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इतना तो मैं समझा दिया है। सिंधु नदी के, अब पाकिस्तान में की सहायक नदियां कौन से? श्योक, गिलगित, जास्कर, उंजा, नुब्रा, सिगार, द्रास। और इधर से जो आती हैं ये नदियां कौन सी है? दाएं तट की नदी है। जो जब नदी बहती है तो उसके ऐसे नदी जिधर बह रही उधर मुख करके आप खड़े हो जाइए मैप में, ऐसे आप समझ लीजिए कि इधर दाहिना तट है, इधर बाएं तट है। तो इसी तरह दाएं तट की नदियां जो सुलेमान श्रेणी से होकर पाकिस्तान से आकर इसमें मिलती हैं, सिंधु से, फिर इधर से जो नदी है वो मिलती है। तो अब इतना हम लोग पढ़े। अब पढ़ेंगे इसकी जो सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, किस कहाँ से उद्गम है, ये किस श्रेणी से होके जाती है, कहाँ पे मिलती है। ठीक, इन चीजों को पढ़ेंगे। अब सिंधु नदी तंत्र की लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर की है, और भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बारे में झेलम और चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। आइए आप क्रम वाइज याद करिए। ठीक, क्योंकि क्रम वाइज आप याद करेंगे तभी जाके क्या कहते हैं कि ऐसे एग्जाम में आता भी है। जैसे पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, सतलज, ऐसे नदियां हैं। ठीक, तो मिटा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, समझ लिए होंगे। दूरी भी मैं इसको बताया हूँ सिंधु नदी की। अब हम यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैप लेके आप लोग क्लास में रहिए। मैप लेंगे तो जिससे क्या होगा कि बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। और ज्योग्राफी का स्टूडेंट अगर हो आप, तो मैप के बिना तो अधूरी है ज्योग्राफी। अगर आप एग्जाम में, अगर मेंस वगैरह आपको मिलने लिखने का चांस मिलेगा, तो अगर मैप के माध्यम से दर्शा के किसी चीज को बढ़िया से लिख देंगे तो और नंबर उसमें मिलते हैं। तो आप जब ये जीएस के पेपर मेंस, पीसीएस मेंस में होते हैं, तो ऐसी चीजें जब आ जाती हैं तो आप मैप नहीं तैयार रहेगा तो कैसे करेंगे। तो अभी हम इसकी सहायक नदियां जो है, झेलम है, चिनाब है, फिर रावी है, ब्यास, सतलज, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी है? झेलम। उद्गम कश्मीर, अभी देख रहे हैं ना, ये उद्गम है इसका।
ये कश्मीर की वेरीनाग वेरीनाग के निकट से निकलती है। कौन? झेलम। ठीक। उद्गम इसका है जो कश्मीर घाटी के वेरीनाग झील के निकट से निकलती है। पाकिस्तान में जंग में जाके मिल जाती है। पाकिस्तान में जंग में जाके किससे मिलती है? चिनाब से। चिनाब से मिलेगी। किससे? देखिए ये निकल रहे हैं यहाँ से वेरीनाग से, ये झेलम नदी यहाँ पे भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे होते हुए फिर ये आके यहाँ पे जंग में किससे मिलती है? चिनाब से। क्योंकि मुख्य रूप से चिनाब की सहायक नदी, लेकिन बाद में ये जाके किससे मिल जाएगी? चिनाब आके फिर सिंधु नदी से मिल जाएगी। निकट से निकलती है, जंग में निकलती है, पाकिस्तान की जंग में मिल जाती है। पाकिस्तान के जंग में जाके मिल जाती है। एक एक शब्द मैं लिख लेता हूँ। और ये श्रीनगर के बूलर झील से बहते हुए आती है। किससे? बूलर झील से। बूलर झील। ठीक। बूलर झील। अब हम चेनाब की बात करेंगे। अब इसका याद करिएगा, कश्मीर घाटी के वेरीनाग से के निकट से ये निकलती है, पाकिस्तान में जंग में जाके मिल जाती है और बूलर झील से होते हुए आती है। अब आप बात करेंगे चिनाब। अब चिनाब जान लीजिए सबसे, ये इसकी क्या कहते हैं, चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है चिनाब। चिनाब चंद्र और भागदा, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है बारालाचा दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उद्गम इसका किसका? चिनाब का। मैंने आपको बताया था दर्रा के बारे में, बारालाचा दर्रे हिमाचल में। ठीक। और ये दो नदियों से मिलके यहाँ पे हिमाचल में चंद्र और भागा, जिसे चंद्र भागा कहते हैं, वहां से मिलके आके ये चलती है, तो यहाँ पे रहती है, मतलब बहते हुए फिर आके मिल जाती है पाकिस्तान में। ठीक। पाकिस्तान से आगे और नदियों को लेते हुए फिर ये सिंधु नदी से मिलती है। अब ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? चिनाब। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो उद्गम स्थल तो बारालाचा दर्रा हिमाचल में बता देंगे, लेकिन सबसे बड़ी नदी सहायक कौन है? चिनाब। तो ये सब क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक। अब इसके बाद आ गई रावी। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। रावी, ये हिमाचल जो रावी नदी है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। किससे? रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, जैसे आप लोग घूमने गए होंगे कुल्लू या मनाली, सभी लोग जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो वहां पे आप जब देखेंगे रावी नदी जो है, रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। रावी, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी, ये दो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच से जल को बहाकर लाती है और पाकिस्तान में जंग में जाकर चिनाब से मिल जाती है। रावी भी किससे मिल रही है? चिनाब से आके मिल जा रही है। देखिए रावी नदी है,
ये यहाँ से रोहतांग दर्रे के ठीक समीप से निकलती है और धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणी, धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच से पानी बहा के लाके और ये पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पे यहाँ पे देखिए रावी मिल रही है चिनाब से, यहाँ पे मिल जाती है ठीक। और ये मिल जाती है और ये रावी नदी है ठीक। ये किसकी है, पहले ये चिनाब में मिलती है, फिर सारी नदियां यहाँ पे मिल के फिर किससे, सिंधु से मिलती हैं। लेकिन जो ब्यास नदी है, अब ब्यास नदी की बात करेंगे हम, जो ब्यास नदी है ब्यास कुंड से निकलती है, किसके, ब्यास, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा में बताया ही, यहाँ पे ब्यास कुंड है वहीं से निकलती है। और ये हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है, पंजाब में हरिके नामक स्थान पे सतलज से कौन मिल जाती है, ब्यास नदी, ब्यास कुंड से निकलती है। लेकिन ये ही नदी जो है यहीं पे आके मिल जाती है और यहाँ पे संगम, इसी मिलती है, इस संगम को हरिके बराज कहते हैं। और यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है, वो यहीं पे ठीक, यहीं से निकलती है, किससे, हरिके बराज से ठीक, पंजाब में पाया जाता है। ब्यास नदी को मैंने बताया। आप सतलज नदी जो रोहतांग, ये राकसताल तिब्बत, देखिए ये राकसताल है, ये राकसताल, ये सतलज नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे आके तो ये मिल ही रही है ब्यास, तो फिर ये पाकिस्तान के में आके फिर ये चिनाब से मिलती है, फिर ये चारों नदियां मिल के आके सिंधु से मिल जाती हैं ठीक। और पाकिस्तान के बहावलपुर में एक किससे, पाकिस्तान के राकसताल से, इसका देखिए उद्गम स्थल राकसताल है, उद्गम, ये राकसताल, राकसताल तिब्बत, तिब्बत। और ये पाकिस्तान में कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में किससे मिलती है, पाकिस्तान में जाके बहावलपुर, बहावलपुर ठीक। इस तरह से ये नदियां हैं जो आके सिंधु नदी से यहाँ पे मिलती हैं पाकिस्तान में। फिर ये नदी, सिंधु नदी जो है आके अरब सागर में यहाँ गिर रही है और ये सिंधु नदी है जो कि मानसरोवर से निकली है ठीक, मानसरोवर झील से के निकट कैलाश श्रेणी से यहाँ पे तिब्बत में इसे सिंगी खबान या शेर के मुख के समान कहा जाता है। और ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होके आती है और दमचौक में सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, दमचौक जो कि लद्दाख में। और मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 जो अगस्त में आया, उसको पास किया गया, जो प्रभाव में आया 31 तारीख से अक्टूबर में। और पटेल जी की वो जयंती है उस दिन, वो पटेल जी के दिन, क्योंकि उसने एकीकरण के लिए, भारत के एक करने के लिए उन्हें जाना जाता है। तो पटेल जी के दिन क्या कहते हैं, उनको रखा, उस दिन से उसको प्रभाव में लाया गया और लद्दाख अलग बनाया गया, जहाँ से ये लद्दाख से होते हुए लेह से बहते हुए फिर ये पाकिस्तान में ऐसे प्रवेश करते हुए फिर अरब सागर में आके सिंधु नदी गिर जाती है। और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसकी नदियां मैंने बताया। झेलम यहाँ वेरीनाग से निकल रही है ठीक, ये ऐसे बना के इधर आ रही है। फिर चिनाब इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है और रावी भी मैंने बताया। और फिर ब्यास नदी जो ब्यास कुंड से निकल के, ब्यास कुंड से निकलते हुए पंजाब के हरिके बराज, जहाँ से इंदिरा गांधी और भाखड़ा नागल बांध यहीं पे है, और यहाँ पे मिल जाती है। और ये सिंचित भूमि है बहुत, और ये पंजाब मतलब पंच आब, मतलब 5 नदियों का सिंचित क्षेत्र है, जो भारत में भी कुछ है, कुछ इधर पाकिस्तान में। तो यहाँ का बहुत उत्पादन बहुत है खेती के मामले, कृषि के मामले में। तो ये पंचनद जिसे कहा जाता है, यहाँ पे पंचनद के नाम से जाना जाता है ठीक। और सतलज नदी का मैंने बताया, सतलज नदी मानसरोवर के नजदीक राकसताल जो तिब्बत है, राकसताल से निकलती है ठीक, निकलती है। एक नदी है जो हिमालय काट कर पश्चिम में शिव किला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है ठीक। आप भारत में जब प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में बहावलपुर में जाके उससे मिलती है। अब पंचनद, इतना तो मैं बता दिया आपको। पंचनद के बारे में एक बता दे रहा हूँ, पंचनद किसे कहते हैं। अब इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैप आप देख ऐसे में बना दिया हूँ, आप लोग मैप रखा करिए, समझ लीजिए करिए कि मैप
कितना जरूरी है हम लोग की क्लास में। और ये मैंने सबको बताया, सारी नदियों को बताया, कहाँ इसका उद्गम स्थल है, कहाँ पे पाकिस्तान में जा रही है, कौन से श्रेणी को के बीच से होके आ रही हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन आप अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग समझिएगा कि क्योंकि ये क्लास एक बार नहीं 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करेंगे तो आपका भी जितनी बार आप देखेंगे थोड़ा कंठस्थ हो जाएगा। फिर मैप में इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए करिएगा। ठीक, पंच नद किसे कहते हैं? सिंधु में मिलने वाली, ठीक, सिंधु से मिलने से पहले झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज 5 नदियां एक होकर बहती है। ठीक, ये पांचों नदियां जो है पंच नद जिसे हम कहेंगे, पंच नद, ये सिंधु से मिलने से पहले, सिंधु से मिलने से पहले ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सतलज। ठीक, ये ब्यास जो है आके सतलज से कहाँ हरिके नामक पे ही मिल जाती है, ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज से मिलती है किस पे? पंजाब में आके हरिके नामक स्थान पे। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर जो सबसे लंबी नहर है भारत की, वो यहाँ पे आके यहीं से निकलती है हरिके बैराज से। ठीक, तो यहाँ पे आके मिल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? पंच नदियां, मतलब 5 नदी यहाँ पे मिल के फिर ये सिंधु से मिलती हैं, तो ये कहता है पंचनद कहलाता है। ठीक, इतना चीज आप समझ गए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं और सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि सिंधु नदी समझौता जो हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ये सिंधु नदी जल समझौता जब सन 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, ये देख रहे हैं जो 3 नदियां, जब सिंधु ये 2 देश के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, क्योंकि सिंधु और झेलम और चिनाब 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज कर सकता है? पाकिस्तान, और 20% पानी हम लोग यानी भारत। इस समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब, इस 3 नदियों का पानी 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% का हम लोग क्या यूज करेंगे। और जो रावी, सतलज, व्यास, रावी, सतलज, व्यास, रावी, सतलज, सतलज, रावी, सतलज, व्यास, रावी, व्यास, सतलज, अगर क्रम वाइज लिखेंगे तो रावी, व्यास, सतलज। ऐसे आप लोग को याद होना चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग आरओ का पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे नहीं अगर याद रहेगा तो क्या मतलब है। तो इसका 80% पानी हम लोग यानी भारत यूज कर सकता है इस नदी का, और 20% पानी पाकिस्तान। तो 80% सिंधु, झेलम, चिनाब का पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा, लेकिन रावी, व्यास, सतलज का हम लोग क्या करते हैं? 80% यूज करेंगे, 20% पाकिस्तान। तो ये सिंधु नदी जल समझौता सन 1960 में हुआ। इसको आप लोग रट डालिए, सब चीजें हैं इसको याद कर डालिए, और एक एक चीज मैंने बताया कौन नदी कहाँ से निकलती है। और अभी मैं कुछ और चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में सिंधु नदी तंत्र से जो भी जुड़ी समस्याएं, जो समस्याएं नहीं, जो भी क्वेश्चन है, जो सारी चीजें आती हैं उसको मैं पढ़ा दूंगा आपको क्लास में। अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि सिंधु नदी तंत्र से जो क्या कहते हैं कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे जुड़ी नदी घाटी परियोजना जिसमें है सभी, उसको मैं बताऊंगा।
और इस क्लास को आप लोग अभी मत सीरियस क्लास को समझिएगा। जैसे सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदी घाटी परियोजना, इसका अध्ययन हम यहीं कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदी घाटी परियोजनाएं, जो परियोजनाएं हैं, ठीक। सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी जो भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे जल विद्युत परियोजना, नहर और सारी चीजें हैं, उसको मैं यहाँ पे सब डिस्कस करूंगा। आप लोग उसको समझ लीजिएगा, और कौन कहाँ पे पाई जाती है सब इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता दूंगा, और कुछ का नाम लिख दूंगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको यहीं पे याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदी घाटी परियोजना में जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, तो मैं ये बताया था भाखड़ा नांगल बात। तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देश्य मतलब इससे कई चीजें पूरी की जाती हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा, सतलज नदी जो राकसताल से निकल के आई है, मैं बताया था अभी लास्ट में। और नांगल भाखड़ा और नांगल दो जगहों पर बांध बनाया गया है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, और ये भारत का गुरुत्वीय बांध भी है, और दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नदी तल से इसकी हाइट जो है, ऊंचाई 226 मीटर है, और समुद्र तल से 518 मीटर है। और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं, जो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत, मतलब जिससे ये ना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और क्या कहते हैं राजस्थान लाभान्वित है। ये राज्य इनसे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, और गुरुत्वीय भारत का सबसे ऊंचा है, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और ये अब इंदिरा गांधी जो मैं बताया था, ये इंदिरा गांधी जो है संगम जहाँ पे है सतलज और ब्यास का, वहाँ हरिके नामक स्थान पे हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी जो परियोजना है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ये सतलज और ब्यास जहाँ पे इसका संगम है, सतलज ब्यास और सतलज के संगम पे, ब्यास और सतलज के संगम पे, ठीक। हरिके बैराज यहीं से ये निकलती है। कौन? इंदिरा गांधी। और इससे राजस्थान जो है, ठीक, राजस्थान, इसके द्वारा राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में कृषि कार्य संभव हो सका है। राजस्थान का गंगा नहर जिला हरित क्रांति का क्षेत्र बन गया है, ठीक। अब एक आता है पोंग परियोजना। इतना तो मैं आपको बताया, ठीक। भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी, राजस्थान। अब आएगा पोंग परियोजना। अब इसको आप लोग समझते रहिएगा, मैं ये एक चीज बता देते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि अब ये क्लास लंबी भी हो जाएगी। अब आएगी पोंग परियोजना। यह ब्यास नदी पर क्रियान्वित है। पोंग, ये देखिए पोंग, पोंग परियोजना, ठीक। फिर इसके बाद आएगा सलाल परियोजना, सलाल। फिर इसके बाद आएगा बगलिहार, दुलहस्ती। ये सब परियोजनाएं, ठीक। तुलबुल। अब एक एक चीज मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। उरी परियोजना, थोड़ा एक एक चीज में बता रहा हूं। सलाल देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पोंग जो है ब्यास नदी पर क्रियान्वित है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में। पोंग परियोजना जो है ब्यास नदी पर, आप जब पूछ देगा कि कहाँ पे है ये, तो आप इससे बता सकते हैं आसानी से कहाँ पे है। जो पोंग
परियोजना है ब्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में। और सलाल चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में। ठीक, सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर। और बगलिहार जिसे बगलिहार परियोजना कहते हैं, ये भी चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी पे भी जम्मू कश्मीर पे। ठीक, दुल्हस्ती भी है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। तुलबुल जो है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। और सारे मैंने बताया था। और उरी परियोजना है, यह पाकिस्तान यह परियोजना जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी पे। किस पे? झेलम नदी पे। उरी जो है झेलम नदी पे। ठीक, अब चमेरा जो है रावी नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, इसी तरह एक है थीन परियोजना। ठीक, और लगभग मैंने सारी परियोजनाएं जो है सिंधु नदी तंत्र से, जो सिंधु नदी तंत्र की परियोजना है, तो जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्यास नदी पे कौन सी, पोंग पूछेगा पोंग किस राज्य में। ठीक, जम्मू सलाल किस नदी पे है, तो चिनाब पे आप बता देंगे बगलियाल या चिनाब भी मैंने ऐसे किया है जम्मू कश्मीर में। दुल्हस्ती भी चिनाब पे है जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो इस तरह से आप चिनाब नदी पर है इसको याद कर लीजिएगा। ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ, पीसीएस, आईएएस, सुपर टेट के लिए, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा पूछ देता है। कभी एक बार तो आईएएस में भी क्वेश्चन वहाँ से क्रम वाइज से पूछ दिया था, जो कि जो सहायक नदियाँ सिंधु नदी के जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास, सतलज, ऐसे क्रम वाइज आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप लोग इस क्लास में अभी तक बने रहें धैर्य से और इसको ध्यान से पढ़िएगा। सारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत के भूगोल में जो मैंने ये बताया अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बाद अगली क्लास में मैं गंगा नदी तंत्र बताऊंगा, जिसमें गंगा नदी तंत्र के सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ और कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके वो बंगाल के खाड़ी में जैसे गिरती है, फिर वो किस किस नदियों से मिलती है, फिर उस पर जो परियोजना है वो बताऊंगा, फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और आपके लिए मैं यही कहूँगा कि समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है इस पर मन से लग जाइए। थैंक यू।